हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इन दिस लास्ट वीडियो जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कोर्स के ओवरव्यू की बात करने वाले हैं कि बेसिकली हम लोगों ने सब्जेक्ट में किस तरीके से और किस तरीके से जो आपकी मैथड्स है लिमिट स्टेट मैथड और जो आपका आई एस कोड है 456 2000 उसको यूज़ करके किस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और किस तरीके से हमने उसकी डिज़ाइनिंग की। सो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन से लेके जो लास्ट वीडियो हमारा रहा जिसमें हम लोगों ने फिफ्थ यूनिट की बात करी थी जिसमें हमने स्टेयरकेस को डिज़ाइन करना सीखा। सो जो आई एस कोड है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि जो एज पर द आई एस कोड 456 2000 जो आपकी डिज़ाइनिंग हम लोगों ने जैसे हमने यहाँ पे की है वो आई एस कोड के अकॉर्डिंग की। सो आप भी जब भी अप्लाई करते हैं बिकॉज कोई भी सॉफ्टवेयर से भी हम स्ट्रक्चर को अगर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बेसिकली जो है वो आई एस कोड का यूज़ होता है। तो कभी भी आप जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो आई एस कोड के अकॉर्डिंग करेंगे। और मैथड कौन सी लगानी है तो लिमिट स्टेट मैथड लगानी है। तो यूनिट फर्स्ट से अगर हम लोग बात करें तो यूनिट फर्स्ट में हमने डिफरेंट टाइप की मैथड्स के बारे में बात कर लिया था। उसमें किस तरीके से डब्ल्यूएसएम मैथड का क्या इफेक्ट होता था, क्यों वो अनइकोनॉमिकल मैथड मानी जाती थी, या उससे जो स्ट्रक्चर बनते थे वो क्यों थिकर सेक्शंस बनते थे जिनके डायमेंशन बहुत ज़्यादा होते थे, राइट। लेकिन एलएसएम मैथड को हम लेके आए, यहाँ पे भी हमने सेफ्टी को यूज़ किया और सेफ्टी को यूज़ करने के बाद किस तरीके से जो सेक्शन बनते हैं वो थिनर सेक्शंस बनते हैं, राइट। और किस तरीके से ये जो मैथड होती है वो इकोनॉमिकल मैथड होती है। उसके बाद हम लोग आगे गए तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील की बात की जिसमें हम लोग पहले एमएस का यूज़ करते थे, माइल्ड स्टील का यूज़ करते थे। बट आज के टाइम पे हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इनके क्या डिफरेंट ग्रेड होते हैं लाइक FE415 FE500 एक्सेट्रा। और क्या TMT स्टील होता है जो थर्मल मैकेनिकली ट्रीटेड बार होती है वो किस तरीके से होता है और उसमें आप लोग क्या डिफरेंस होता है HYSD और TMT में, राइट। उसके बाद हम लोग आगे अगर बात करें तो किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंक्रीट होता है वो बहुत अच्छा कंप्रेसिव मटेरियल, लेकिन उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में सिर्फ 10 to 15% के बराबर होती है, जो कि ना के बराबर होती है तो हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि कंक्रीट हमें सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे पाएगा, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें स्टील को मिक्स कर देते हैं और उस स्टील को हम वहाँ पर रेनफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। तो जब रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो जो मटेरियल बनता है दैट इज आरसीसी, और आरसीसी हमें अच्छे से कंप्रेसिव लोड को भी वेयर करने के लिए कैपेबल होता है और टेंसाइल लोड को भी वेयर करने के लिए कैपेबल होता है। तो ये जो मटेरियल है आरसीसी इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स बनाने में या ब्रिजेस वगैरह बनाने में, राइट। तो ये कुछ हमने बात की। उसके बाद यहाँ पे जो बीम होते हैं नॉर्मली हम जो बिल्डिंग बनाते हैं वो 3 टाइप के बीम होते हैं, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगल या डबली रेनफोर्स रेक्टेंगल बीम जो कि प्लिंथ लेवल पे ही मिलेगा, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो फ्लैंज्ड बीम होते हैं नॉर्मली बिल्डिंग में जितने भी फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जो होते हैं वो फ्लैंज्ड बीम होते हैं, तो फ्लैंज्ड बीम की कैसे डिजाइनिंग होती है उसके बारे में बात। नेक्स्ट हम लोग शेयर फोर्स के बारे में पढ़ना सीखा कि शेयर इन्फोर्समेंट क्या होता है। कोई भी बीम के ऊपर जब लोड आता है तो उसमें नॉर्मली बाइंडिंग होती है या डिफ्लेक्शन होता है या जो शेयर आता है तो शेयर को बचाने के लिए कैसे उसमें स्ट्रप्स को प्रोवाइड किया जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग आगे गए, साथ में हमने ये भी देखा कि बेसिकली जो बीम होता है, बीम में जब हम डायमेंशंस निकालते हैं तो जो इसकी इफेक्टिव डेप्थ होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ आप सिर्फ चेक जो लगाते हैं वो इफेक्टिव डेप्थ का लगाते हैं, क्योंकि अगर लोड आता है और उसकी वजह से फेलियर होता है तो डेप्थ आपकी जो है वो डिफ्लेक्शन को बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। तो उसके बारे में हमने देखा आई एस कोड में किस तरीके से L/D का रेशियो डिफ्लेक्शन के लिए आपको पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है तो वो कैसे देखना है, मॉडिफिकेशन फैक्टर्स वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में बात की। एंड द सेकंड यूनिट में हम लोगों ने प्रॉपर बीम को डिज़ाइन करना सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बीम को डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ दी बीम होती है वो हमेशा गिवन होती है, वो गिवन डेटा में हमेशा आपके पास अवेलेबल होगी, बिकॉज जो लेंथ होती है वो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है। या हम कोई बिल्डिंग का सबसे पहले प्लान बनाते हैं, तो जो प्लान बनाते हैं अगर मुझे कोई बेडरूम बनाना है या कोई मुझे ड्राइंग रूम बनाना है तो उसका जो मैं हॉल बनाऊंगा उस बेसिस पे बीम की लेंथ आपकी डिसाइड हो जाएगी कि एक कॉलम आपका इस एंड पे दूसरा कॉलम आप यहाँ दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे लेंथ ऑफ बीम आपकी क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली लेंथ ऑफ बीम आपके पास गिवन होती है जब हम डिजाइनिंग पे जाते हैं। नेक्स्ट लोड, लाइव लोड आपके पास गिवन होता है, तो लाइव लोड जो होता है या डेड लोड जो होता है उसके लिए 875 पार्ट 1 पार्ट 2 को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो लाइव लोड नॉर्मली आपके पास यहाँ पे गिवन होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, अगर नहीं भी दिया है तो हम नॉर्मली M20 ग्रेड का यूज़ करते हैं मिनिमम एज पर द आई एस कोड 456 2000 एंड FE415 ग्रेड को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कैसे गिवन डेटा क्या डायमेंशंस निकालते हैं, किस तरीके से लोड कैलकुलेशन होता है। नॉर्मली बीम पे लाइव लोड सिर्फ और डेड लोड को लिया जाता है, राइट। और इसके बाद हम लोग किस तरीके से मोमेंट शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, फिर देन चेक लगाते हैं, चेक फॉर डेप्थ और चेक फॉर शेयर एनफोर्समेंट एंड चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डेवलपमेंट, और लास्ट में किस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं जिसमें
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली वो सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसे हमें ड्रॉ करना भी आना चाहिए और उसे हमें रीड करना भी आना चाहिए। बिकॉज जब हम साइट पे काम करेंगे तो साइट पे हमारे पास इसी टाइप से कुछ ड्राइंग आएगी जिसको रीड करके हमें कंस्ट्रक्शन कराना। तो ये कुछ हमने सेकंड यूनिट में सीखा। इसी तरीके से थर्ड यूनिट में जो हमारे प्लेट मेंबर्स होते हैं, स्लैब मेंबर होता है, तो उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, लाइक वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, इसका किस तरीके से रेशियो निकाला जाता है और कैसे चेक किया जाता है, राइट, और कैसे डिज़ाइनिंग की जाती है। और आपने ये भी देखा कि जो मैक्सिमम हम लोग लगता है हमको देख के कि हम लोग स्लैब में स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम एज़ कम्पेयर टू बीम एंड कॉलम, बट सबसे ज़्यादा स्टील हमारा कॉलम में प्रोवाइड होता है और मिनिमम स्टील जो है वो हमारा स्लैब में प्रोवाइड होता है। उसका रीज़न है स्टील हमें स्लैब में दिखता ज़्यादा बिकॉज उसका एरिया ज़्यादा होता है और उसको हम थोड़ा डेंस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम डायमीटर को यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है स्टील हमें ज़्यादा दिखता है। बट मैक्सिमम जो स्टील होता है हम लोग कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि कॉलम में डायमीटर ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से आपको उतना डेंस दिखता नहीं है, क्योंकि उसका एरिया जो होता है वो कॉलम का वो कम होता है, राइट। उसके बाद हम लोग आगे गए, हम लोगों ने मिनिमम एरिया स्टील बीम में कितना होना चाहिए उसके बारे में देखा कि 1 to 2% के बीच में वैरी करता है, स्लैब में कितना वैरी करता है, कॉलम में कितना वैरी करता है, राइट, वो हमने देखा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जिसमें हमने कॉलम एंड फुटिंग को डिस्कस किया कि कितने टाइप के कॉलम होते हैं और कॉलम को कैसे डिज़ाइन करना है। सो कॉलम की जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बेसिकली वो कंप्रेसिव लोड के लिए डिज़ाइन होता है, तो उसमें जो स्टील निकलता है वो कंप्रेशन के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हम स्टील टेंशन के लिए प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पे हम स्टील कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर है। तो अगर मैं अब क्योंकि मेरे को पता है कि कंक्रीट एक बहुत अच्छा कंप्रेसिव मटेरियल है और कॉलम भी एक कंप्रेशन मेंबर है, इसका मतलब हम उसको प्योरली कंक्रीट से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉलम को प्योरली कंक्रीट से बनाएंगे तो उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अगर हम उसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं जो कंप्रेशन को ही रजिस्ट करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपके कॉलम के डायमेंशन को डिक्रीज कर देगा। तो हम लोग वहाँ पे स्टील जो यूज़ करते हैं वो कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए ही प्रोवाइड करते हैं, राइट, जो कॉलम में हम लोग करते हैं। बाकी अगर बीम स्लैब की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मली हम टेंशन के लिए करते हैं, और कई बार जब डबली रेनफोर्स बीम की बात करते हैं तो कंप्रेशन के लिए भी वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से स्टेयरकेस के बाद में बात की कि स्टेयरकेस को कैसे डिज़ाइन करना है, दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन किया जाता है, राइट, और एक लॉन्गिट्यूडनली डिज़ाइन किया जाता है। तो किस तरीके से इनकी डिज़ाइनिंग होती है, कैसा IS कोड की कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये सब कुछ हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे देखा और यहाँ पे हम लोगों ने सीखा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम फील्ड पे जब भी जाएंगे, हम किसी भी फील्ड में जाएं, हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, हमको ये RCC का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन में भी आप ब्रिजेस वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो ये सारे जो बेसिक्स हैं वो आपके यूज़ में आएंगे, और बिल्डिंग में तो आपको ये पूरा मेंबर डिज़ाइन करना है, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस कोर्स को डिस्कस किया। जो कुछ हमने सीखा पूरी 5 यूनिट में हमने पूरे वीडियोस कवर किए हैं, पूरा टॉपिक कवर किए हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस पूरे कोर्स को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।